बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ होते हुए कौम से अपना आखिरी खिताब किया। उम्मीदें बड़ी थी इस खिताब से कि जनरल बाजवा कौम के बड़े होते हुए जख्मों के ऊपर मरहम रखेंगे, लेकिन इसके बाद खिताब के बाद मिला जुला सा रुझान है लोगों का। ज्यादातर लोग कोई बहुत हैप्पी नजर नहीं आ रहे। चंद पॉइंट्स जो बाजवा साहब ने आज अपनी स्पीच में टेकअप किए, और उन्हीं में से एक पॉइंट ये कि कौम तनकीद करे फौज के ऊपर, सियासतदान तनकीद करें कौम के ऊपर, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के। मैं तनकीद भी नहीं कर रहा, मैं चंद सवाल हैं बाजवा साहब के, उन्हीं की स्पीच में से वो उनके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि बाजवा साहब ने कहा कि फरवरी 2021 में फौज ने डिसाइड कर लिया कि वो ए पोलिटिकल है, पॉलिटिक्स या सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, मार्च 2021 में आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन हुए थे। सादिक संजरानी साहब कम वोट होते हुए जीत गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ज्यादा वोट होते हुए हार गए थे, 7 वोट मुस्तरद हो गए थे। और पोलिंग स्टेशन में से अंदर से कैमरे पकड़े गए थे, मुस्तफा नवाज खोखर ने पकड़े थे। तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब क्या इल्जामात लगाते रहे और किसके ऊपर लगाते रहे। अगर फौज ये पॉलिटिकल थी तो पता नहीं किसके ऊपर इल्जामात लगाते रहे। इवन आज तक असद उमर वगैरह आज भी कह रहे थे कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को कॉल्स आती। साथ ही साथ 2022 वाला जब अदम एतमाद आया तो उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये तमाम लोग बज़िद थे और बार बार कहते थे कि जब तक स्टैब्लिशमेंट साथ ना हो अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो हम कैसे मान लें कि स्टैब्लिशमेंट अदम एतमाद में इन्वॉल्व नहीं थी। ये सवाल है, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। आगे आइए तो उसके बाद सन है मशरकी पाकिस्तान, फौज से ज्यादा सियासी गलती थी, फौज का कुछ लेना देना नहीं था। मोटे मोटे सवाल हैं इसके ऊपर भी। जब ये सान्या हुआ तो तब पाकिस्तान पर हुकूमत किसकी थी? पिछले 17 साल से, उस 17 साल से कौन हुकूमत करता आ रहा था? जब शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे और वो पाकिस्तानी, जो हमारे वाला पाकिस्तान है, ये हिस्सा जो है, यहाँ पर खड़े होकर तकरीरें करते थे कि भाई इजलास बुलाया जाए, तो जनरल जिया एंड ऑल दैट, उस टाइम के जो एम्पावर्ड लोग थे, इजलास क्यों नहीं बुलाते थे? जब वो ये तकरीरें करते थे तो शेख मुजीबुर रहमान साहब को पकड़कर मियाँ वाली जेल में किसने डाल दिया था? तो खैर ये सवाल है और ये पाकिस्तानी पूछते हैं, इनका जवाब दिया जाना चाहिए। नंबर 2, इसी पैच के साथ उन्होंने एक बात की कि वहां पर पाक फौज ने बहुत सारी कुर्बानियां दी और कौम उनकी मुतरफ नहीं है। एक चीज, पूरे पाकिस्तान के किसी कोने के अंदर जब एक फौजी शहीद होता है तो खुदा की कसम हर पाकिस्तानी को घर में बैठे हुए यूं लगता है उनके घर का कोई फर्द शहीद हो गया। पाक फौज को लेकर ये कौम बहुत सेंसिटिव है बाजवा साहब। पता नहीं आपको किसने ये कहा कि हम उन कुर्बानियों के मुतरफ नहीं है। दो कि हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा कट गया, हमसे हमारे जिस्म का हिस्सा कट गया, उसका दर्द हमें आज भी महसूस होता है। जब हम देखते हैं ना, तब तो ज्यादा महसूस होता है जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे तरक्की करते करते बहुत आगे ग्रो कर रहा है और हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं, तब हमें वो दर्द ज्यादा महसूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि फौज की कुर्बानियों के हम मोतरफ नहीं है। उस सानहे के अंदर जितनी कुर्बानियां भी हुई, जितनी शहादतें भी हुई, हम पूरी कौम उसके बहुत अच्छे से मोतरफ है। अच्छा, बाकी आपने कहा कि आपके पास इदारे के पास जराए भी थे, सोर्सेज भी थे कि आप जवाब दे सकते थे एंड ऑल दैट, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। बिल्कुल करना भी चाहिए था, बड़ों का काम यही होता है कि जरा मुतहम्मल रहें, तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें। लेकिन वो रिसेंट डीजीआई एंड डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट जो है उसमें तो बहुत सारे जवाब दे दिए गए थे। एम बैठे बैठे मेरे जहन में आया, उसके बाद तो तहम्मुल और बुर्दबारी का जो मुजाहरा है वो तो इमरान खान ने किया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, वरना उसके ऊपर तो बहुत सारे जो जितने भी इल्जामात थे तमाम का जवाब ठोक कर दिया गया था। तो फिर वो तहम्मुल और बुर्दबारी वाली बात कहाँ चली जाती है? वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया उसके अंदर। बाकी आपने एक और बात कही कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड वाले अल्फाज नहीं यूज किए जाने चाहिए, एक दूसरे की हार और जीत को तस्लीम किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, किया जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब बिलावल साहब, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब और ये तमाम लोग सिलेक्टेड सिलेक्टेड कहते रहे, तो तब 3.5 साल क्यों खामोश रहे? आपने तभी इनको एक शटअप कॉल देनी थी कि यार तुम लोग हारे हो, चुप करके बंदे के पुत्र बन के बैठ जाओ। जब वो आएंगे, वो इलेक्शन आएंगे, तो फिर जो जीतेगा आगे बात चलेगी। तब ये आरटीएस बैठने की भी बातें करते रहे, आप चुप रहे तब भी। और अब अगर 6 महीने इमरान खान ने शोर मचा दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर जवाब आ गया, आना भी चाहिए। लेकिन ये रिजर्वेशन है, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं डरते डरते फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरी रिजर्वेशन है। ये चंद सवाल हैं जो मेरे जहन के अंदर आते हैं। एक और चीज के फौज के बारे में और इदारों के बारे में गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की कि मैं कभी भी मर भी जाना तो मैं इस चीज का सपोर्टिव नहीं हो सकता कि गंदी जुबान या गलत जुबान या किसी बंदे के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल की जाए। मुझे ज्यादा खुशी तब ये होती कि जब आप ही के बारे में गुजरावाला के चौकों में जुबान इस्तेमाल की गई। मुझे ये ज्यादा खुशी तब होती कि जब जरदारी साहब ने फैज हमीद साहब के बारे में कहा वो तो खुडे लाइन है, तो वो भी तो पाक फौज के जनरल है ना, तो तब उसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन आता।
मुझे ये खुशी ज़्यादा तब होती कि जब खलाई मखलूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा। मुझे ये खुशी ज़्यादा होती कि जब महकमा ज़राअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा और लोगों को नाम ले लेकर रगड़े लगाए जाते रहे और सब खामोश रहे। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि कानून सबका एक सम इवन वो इखलाकी कानून भी हो, इखलाकी पाबंदियाँ भी हों, वो सबके लिए होनी चाहिए। सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते और तुम ये करो तो इट्स ओके। और फिर एक और चीज़ इसमें रिज़र्वेशन थी कि मईशत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। लेकिन मुझे यहाँ पर याद आता है कि इमरान खान साहब बार-बार कहते रहे कि शौकत तरीन साहब को मैं एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजता रहा कि जाके उनको बताएँ कि अगर अब रिजीम चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उस टाइम के ऊपर आकर मईशत का बड़ा गर्क हो जाएगा और ये लोग नहीं सँभाल सकेंगे। अब अगर मईशत का बड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो उसका मैं ज़िम्मेदार बाजवा साहब किसको ठहराऊँ? आखिर में नाज़रीन एक और चीज़ के बयानिया झूठा बनाया गया, अमरीकी साजिश वाला एंड ऑल दैट। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कौन-कौन होता है? सियासतदानों के साथ आप तमाम लोग भी तो थे ना। तो आप लोग तमाम क्या मुत्तफ़िक नहीं थे कि बहुत गलत और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई हमारे एम्बेसडर के साथ, धमकियाँ-मेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई? क्या आप लोग मुत्तफ़िक नहीं थे कि डिमाश दिया जाएगा? क्या आप लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं थे कि इसको साजिश नहीं मुदाखलत कहा जा सकता है? तो अमेरिका कौन होता है बैठकर मुदाखलत करने वाला? और अगर उन्होंने मुदाखलत की और आप लोग मानते थे कि मुदाखलत की और आप सब लोग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जितने शुरका थे, आप तमाम लोग इसके ऊपर मुत्तफ़िक थे और अगर साजिश नहीं हुई, मुदाखलत नहीं हुई थी, तो आपने डिमाश किस चीज़ का देना था? आपने सख्त रवैया रखते हुए जवाब किस चीज़ का देना था? ये चंद सवालात हैं, जिनके पाकिस्तानी जवाब माँगते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डरते-डरते कह रहा हूँ, हमारी बेअदबी करने की या हमारी बदतमीज़ी करने की वो जुर्रत का जसारत इस कौम के अंदर नहीं है। एक और चीज़ आपने फरमाई कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली करती है फ़ौज और उसके जो हिंदुस्तानी रेज़िडेंट हैं, वो उसके ऊपर शोर नहीं मचाते। तो बाजवा साहब ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। आपको यहाँ पर मिसाल ये देनी चाहिए थी कि जहाँ कहीं पर गलती कोताही है, अभी तक मैं आर्मी चीफ हूँ, मुझे बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। और नंबर 2, जहाँ पर कहीं पर हमसे गलती कोताही हुई, किसी भी इदारे एफआईए, पुलिस, आर्मी, किसी ने भी कुछ किया, रेंजर्स ने किया है, तो उसके लिए मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा और मैं आने वाले चीफ से भी कह कर जाऊँगा कि भाई इस चीज़ को हमने देखना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ बार-बार नाज़रीन कि आर्मी चीफ फ़ौज के बड़े होते हैं। यू आर मतलब वो सरबराह होते हैं ख़ानदान के, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, तो आप 3-4 तो स्टेक होल्डर हैं, सदर-ए-पाकिस्तान है, आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। इनमें से कोई बंदा भी सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता इस तरह की कि जिसकी तरह कौम के ज़ख्म जो हैं, वो रसना स्टार्ट हो जाएँ। जो ज़ख्म पहले कौम को मिले हुए हैं, उनके ऊपर मरहम रखे जाने चाहिए। यही वजह है कि मैं तब से बैठा सोच रहा हूँ कि आर्मी चीफ की अलविदाई स्पीच थी। अलविदाई स्पीच तो बड़ी पोलाइट सी और बड़ी ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने वाली होनी चाहिए थी कि यार जाते-जाते आपको जो उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं सारी, वो भूल जानी चाहिए थी। और इसके अंदर तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनको हाइलाइट कर दिया गया है। जिस तरह मैंने अभी यही मिसाल दी कि इंडियन आर्मी जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ-वर्ज़ी करती है और कोई इंडियन उसके ऊपर शोर नहीं मचाता। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इसका मतलब क्या था और इसका मैं क्या इंप्रेशन लूँ इसमें आके कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ-वर्ज़ियाँ होती हैं और हमें वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ-वर्ज़ियों के ऊपर खामोश रहना चाहिए? क्या हमें इसलिए ये मिसाल दी गई है? हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि बाजवा साहब कहते हैं कि भई जहाँ पर कोई गलती कोताही हुई है हमसे माज़ी में और अब भी जहाँ पर है, आप पॉइंट आउट कीजिए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और हम उनको रोकेंगे। दैट इज़ हाउ इट शुड हैव बीन। बहरहाल बाजवा साहब, आपके लिए ढेरों दुआएँ। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अच्छा तो ये होता कि आप इस जाते हुए कौम के बड़े होते हुए हाथ रखते, मोहब्बत करते, प्यार करते। लेकिन चलिए, फेयर इनफ, जिस किसी ने भी स्पीच लिखी होगी तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा एंड ऑल दैट। बहरहाल बाजवा साहब का दौर, जो उन्होंने खुद कहा कि मेरी अलविदाई स्पीच है, बीइंग आर्मी चीफ की मेरी लास्ट स्पीच है आपसे। दुआ ये है कि अगले जो चीफ आएँ, वो पाकिस्तान को सही समत में डालने की कोशिश करें और इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। मैं एक चीज़ के ऊपर नाज़रीन बज़िद हूँ, मैं बार-बार कहा करता हूँ कि इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा सकता कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का मफाद नहीं चाहती। इसके ऊपर सवाल भी नहीं किया जा सकता। शख्सियात पे सवाल ज़रूर हो सकता है। इस पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की वो स्पीच जो उन्होंने लाहौर में दी थी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, अफराद पे, शख्सियात पे सवाल पूछें, इदारों पे सवाल मत पूछें। तो इसी तरह मैं एक चीज़ के ऊपर ज़िद हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज हमारा सबसे कीमती, सबसे मुनज़्ज़म, सबसे ऑर्गनाइज़्ड इदारा है और इंशाल्लाह ये बहुत सारी बेहतरी की तरफ लेके जाएगा पाकिस्तान को। सियासतदान, तमाम इदारे, अदलिया, आप, मैं, सिविलियन, हम मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को उस ट्रैक के ऊपर लेकर जाएँगे कि हमें देखकर ये दुःख नहीं होगा कि बांग्लादेश कितनी तरक्की कर रहा है और हम पीछे क्यों जा रहे हैं। क्यों इंडिया ही पूरे दुनिया से आईटी का बिज़नेस खींच कर अपने मुल्क में लेके जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स गियर में जा रहा है।
तो इंशाल्लाह हम भी, वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम भी फ़ख्र तो पाकिस्तानी होने पे भी है, लेकिन तब हम अपनी अचीवमेंट्स पे फ़ख्र किया करेंगे कि देखें गूगल का सीईओ पाकिस्तानी है। देखिए हमने गूगल जितनी कंपनी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर ने एस्टैब्लिश कर दी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी फ़ख्र किया करेंगे अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर बीइंग पाकिस्तानी, और इंशाल्लाह उसके लिए हम सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है, मिलकर काम करना है। जो तल्खियाँ हैं उनको भुलाना है, और बाकी फिर अल्लाह पाक ऊपर बैठा हुआ है और वो इंशाल्लाह अच्छा करेगा।